हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टुडे देखेंगे जीके जीएस ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए है। क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ताम्र, टीन तथा कांस्य। यानी हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के औजार व हथियार ताम्र, टीन तथा कांस्य से बने भाले, गदा तथा कुल्हाड़ी होते थे। जेवर बनाने के लिए सोना, मनके, लकड़ी व मिट्टी का इस्तेमाल होता था। क्वेश्चन नंबर 32, एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। राइट आंसर डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर ग्रेट बाथ का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में रखल दास बनर्जी ने की। विशाल स्नानघर को विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब की थी? जो कि ये पटना हाई कोर्ट स्टेनो एंड क्लर्क में आया हुआ है, जो कि 10/4/2011 में क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो ने की खोज आर.डी. बनर्जी ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1922 में खोज किए थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा को दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। वहीं मोहनजोदड़ो स्थल खोज रखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी हड़प्पा, रहमान, ढेरी, सराय खोला और जलीलपुर। इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि सैंधव स्थल हड़प्पा, रहमान, ढेरी, सरायखेला और जलीलपुर आदि पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। रेडियो कार्बन 14 के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य समय 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली आदि इसके प्रमुख स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। राइट आंसर हो जाएगा सी, मृतकों का टीला। कैलकुलेशन इसका देखेंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा करवाया गया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनागार है। यानी पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? छत्तीस का राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी, गेहूं की खेती के लिए। गेहूं की खेती के लिए। यानी हड़प्पा स्थल मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से
7000 ईस्वी पूर्व के लगभग गेहूं उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। न्यूनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनाग जिले में लहुरा देव है, जहां से 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके पूर्व चावल की भूसी का प्राचीनतम साक्ष्य यानी बेलन घाटी प्रयागराज से 6500 ईस्वी पूर्व मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में देवता की पूजा करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पशुपति। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति। राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। पशुपति नाथ 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो के। मम्मी देखो मेरा न्यू फोन। पहले दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली? पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए। और मैंने चिपका लिए। ओह नो। ओ यस। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी लोग लोहे से परिचित थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं था। इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की पहली तथा प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। सिंधुवासी तांबा, सोना, चांदी, कांसा आदि धातुओं से परिचित थे, किंतु उस काल में लोहे के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। तो कृषि का शुरुआत राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास। यानी कृषि की शुरुआत संभवतः 7000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोज के अनुसार संत कबीर नगर के लहुरा देव स्थल से प्राचीनतम कृषि के प्रमाण 8000 ईस्वी पूर्व प्राप्त हुए हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम फसल जौ थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, कि निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर चुनिए। तो नंबर 1 हो जाएगा मिस्र, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा यूनानी, चौथा सुमेरियन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पहले हो जाएगा आपका मिस्र, तब हो जाएगा सुमेरियन, उसके बाद हो जाएगा सिंधु घाटी, उसके बाद हो जाएगा यूनानी। यानी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। इसका कालक्रम लगभग 3100 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके उपरांत मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता, जिसका कालक्रम 3000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सुमेर इस सभ्यता का मुख्य नगर था। सिंधु घाटी की सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यूनानी सभ्यता का कालक्रम 800 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी के मध्य माना जाता है।
अगला हो जाएगा वैदिक सभ्यता यानी वैसिड सिटीजन यानी क्वेश्चन नंबर 41 प्राचीनतम वेद कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। यानी ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,552 ऋचाएँ हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी यजुर्वेद। राइट आंसर सी हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी वेदांग। वेदांग ग्रंथ वैदिक सभ्यता का हिस्सा नहीं है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। इनकी कुल संख्या 6 है, यानी वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है, जिसके नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। निम्न में से कौन सा मिलान सही है। यानी एक तरफ दिया है कल्प, छंद, निरुक्त, शिक्षा और एक तरफ दिया हुआ है यज्ञ, शब्दों की उत्पत्ति, मंत्र, उच्चारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर 1, यानी ए सही है आपका, ए आपका सही है, यानी हो जाएगा आपका पहला का ए हो जाएगा, यानी यज्ञ का हो जाएगा कल्प, दूसरा का हो जाएगा बी शब्दों की उत्पत्ति छंद से हुआ है, और तीसरा का हो जाएगा सी मंत्र का हो जाएगा निरुक्त, और चौथा उच्चारण का हो जाएगा शिक्षा। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि वैदिक अध्याय के लिए 6 विद्याओं की शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग निम्नवत है, यानी शिक्षा, वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि का वर्णन, कल्प हो जाएगा यज्ञ संबंधी नियम, व्याकरण हो जाएगा प्रत्यय, स्वर, शब्दों का बोध होना, निरुक्त हो जाएगा शब्दों का अर्थ, पांचवा हो जाएगा ज्योतिष, काल का ज्ञान, छठा हो जाएगा छंद यानी वैदिक मंत्रों का पाठ। क्वेश्चन नंबर 45, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विश्वामित्र, यानी गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, विश्वामित्र। यानी गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2-7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46, संग्रहित का अर्थ होता है।
तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कोषाध्यक्ष। संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। इसमें देख लेंगे कि संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष किसी संगठन के खजाने की रखवाली करता था और भाग दूध का संग्रहक अधिकारी होता है। उत्तर वैदिक काल में उच्च पदाधिकारियों को रतिन कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। प्राचीन भारत में पालागल क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, संदेशवाहक। संदेशवाहक यानी प्राचीन काल में पालागल संदेशवाहक को कहते थे। पालागल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। यज्ञ की देख रेख कौन करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मा। यानी वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञ होते थे। उदता सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाला, अधुज्ञ यानी यज्ञों का पाठ करने वाला, होत्री यानी ऋग्वेद का पाठ करने वाला तथा अग्नि कुंड में आहुति देने वाला, ब्रह्मा यज्ञ की देख रेख करने वाला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। निम्नलिखित को सुलेमित कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी पहला का हो जाएगा 1, ब्रह्मचर्य यानी जन्म से 25 वर्ष। दूसरा का हो जाएगा तीसरा, गृहस्थ यानी 50 से 75 वर्ष का आयु होना चाहिए। और सी का हो जाएगा आपका 2, यानी वानप्रस्थ यानी 25 से 30 वर्ष। और संन्यास के लिए आपका होना चाहिए 75 से 100 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंडकोपनिषद। राइट आंसर बी, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। स्वतंत्रता के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो महाभारत का लड़ाई आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 18 दिन तक चला था। महाभारत की लड़ाई कितना दिन चला था? 18 दिन। यानी कुरुक्षेत्र युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। वर्तमान में कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। क्वेश्चन नंबर 52। किस पशु को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी, गाय। यानी वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रथम 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में गायों को अघंता अर्थात न मरने योग्य कहा गया है। इसे वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसमें 10 मंडल हैं तथा 10वां मंडल सबसे नवीन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा सी, अथर्ववेद।
यानी जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। यानी अथर्ववेद में जादू से संबंधित तंत्र मंत्र वशीकरण का वर्णन, भूत प्रेत, जादू टोना आदि के मंत्रों का वर्णन है। इसमें ऋग्वेद और सामवेद के भी मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। यानी अथर्ववेद की रचना अथवा आंगिरस ऋषियों द्वारा की गई, इसलिए इसे अर्थवागिरिस के वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, चरक। आयुर्वेद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो चरक को। राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी महर्षि चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रोगनाशक एवं रोगानिरोधक आयुर्वेद दवाओं का उल्लेख है। चरक का संबंध कुषाण काल से था तथा ये बाल रोग चिकित्सा में सिद्ध हस्त थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। निम्न में वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ऋग, साम, यजुर, अथर्व। यानी वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ हैं। ये प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं। वेदों की संख्या 4 है, जो क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद है। यानी ऋग्वेद की रचनाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ व देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों का वर्णन, यजुर्वेद में यज्ञ, कर्मकांड एवं पूजा विधियों तथा अथर्ववेद में जादू टोना तथा वशीकरण आदि के बारे में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वेदांत की संख्या आपका 108 है। यानी उपनिषद हिंदू धर्म के श्रुति धर्म ग्रंथ, ये वेदों के अंतिम भाग हैं। इन्हें वेद के रूप में भी जाना जाता है। उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद ईश-केन, कंठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय आदि हैं। इसमें मुख्यतः आत्मा व ब्रह्म का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा सी, व्याकरण से। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। यह द्वितीय संगम युग का ग्रंथ है, जो अगस्त ऋषि के शिष्य तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया था। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की नियमावली का भी इस ग्रंथ में वर्णन है। सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति मनुस्मृति सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ है। इसका रचना काल 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व है। यानी 2684 श्लोकों का यह ग्रंथ 12 अध्यायों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मनु। यानी मनु ने ही वर्ण व्यवस्था को लागू किए। राइट आंसर हो जाएगा बी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु द्वारा किया गया था। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति
में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया था। चारों वर्णों का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुराणों की संख्या 18 है। यानी पुराण हिंदुओं का धर्म संबंधित आख्यान ग्रंथ है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितना है? 18 है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रावी। यानी ऋग्वेद में आपका रावी नदी का उल्लेख नहीं है। इसका विवरण देखेंगे कि ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी था। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार तथा जमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है तथा सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी? राइट आंसर हो जाएगा ए, उपनिषदों की रचना। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में कालानुक्रम के अनुसार सर्वप्रथम उपनिषदों की रचना, जिनकी कुल संख्या 108 है। अन्य दिए गए घटनाक्रम तथा उनका कालक्रम निम्नानुसार है। अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व। बुद्ध की पारंपरिक निर्वाण तिथि 483 BC वैशाख पूर्णिमा और अशोक का शासनकाल 273 BC टू 236 BC। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगीर। यानी प्राचीन मगध की प्रथम राजधानी राजगीर यानी राजगृह थी। बाद में मगध का एक प्रमुख शहर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर मगध की राजधानी बनी। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना बिहार की राजधानी को कहा जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह हर्षक वंश के प्रथम शासक तथा बुद्ध के समकालीन थे। नोट: मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। तो अगला वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।